मेरा नाम सायरा है। ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 20 साल थी। मेरी नंद बहुत मोटी थी। सास हर वक्त उसके रिश्ते की फिक्र में लगी रहती और रिश्ते वालों को मेरी तस्वीरें भिजवाती। क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और स्मार्ट थी, मेरा रंग भी गोरा था और जिस्म भी भरा भरा था, और जब कोई रिश्ते वाली हमारे घर आती तो वो मुझे देखकर पसंद करती थी, मगर मैं तो शादीशुदा थी। और मेरी सास को बहुत गुस्सा आता था कि जब भी रिश्ते वाली आती है तो इसकी बहू पसंद आती है और मेरी बेटी पसंद नहीं करती। अब इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी नंद मोटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा था कि ज्यादा खाओ और मोटी हो जाओ। एक दिन मेरी तस्वीर देखकर किसी अमीर आदमी ने मुझे पसंद कर लिया। सास ने बेटी की शादी के लालच में मेरी मिन्नत की कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस कुछ देर के लिए दुल्हन बनने का नाटक कर लो, निकाह के वक्त में तेरी जगह अपनी बेटी को बिठा दूंगी। मैं मान गई, मगर इस वक्त जान निकल गई जब दुल्हन के लिए स्टेज बनाया गया। सब लोग जमा हो गए थे और दुल्हन को बुलाया गया। जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया और जब मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी सास जैसे ही मेरे कमरे में आई मैं उठकर बैठ गई, क्योंकि वो इतनी सख्त थी कि उनके सामने ना हम बैठ सकते थे ना ही लेट सकते थे। कभी कभार तो मुझे उनके इंसान होने पर शक पड़ता। वो अजीब अजीब काम करती थी, क्योंकि कोई इंसान भी इतना पाबंदी से उसूलों का ख्याल नहीं करता होगा जितनी पाबंदी से वो इस सब का ध्यान रखती थी। मैं बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। पहले तो सास मुझे कुछ सोचती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। मैं भी सास के पीछे ही उनके कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही मेरी नंद भी बैठी थी। सास ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद ही दरवाजे की कुंडी लगाकर बिस्तर पर आ बैठी। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। शक हो रहा था कि मेरे खिलाफ ये दोनों माँ बेटी कोई नया महाज बनाकर खड़ी हैं, मगर किया ये तो तब ही पता चलता जब सास कुछ कहती, मगर वो तो बस चुपचाप मुझे देखने में मसरूफ थी। बिला आखिर मुझे खुद ही पूछना पड़ा, जी अम्मा खैरियत थी? जिस पर सास ने गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम मेरी बेटी मरियम को पसंद करती हो? मरियम मेरी नंद का नाम था। मैंने इसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मरियम मेरी बहनों जैसी है तो इसे नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सास ने फिर कहा, अच्छा तुम मरियम के लिए क्या कर सकती हो? मतलब इसकी शादी जानती हो नहीं हो रही तो तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हूँ कई सालों से आप कोशिश कर रही हैं, मगर कहीं बात नहीं बन रही। तो अगर आप चाहती हैं कि मरियम के लिए रिश्ता देखूं तो कोई मिसला नहीं, मैं अपने मिलने जलने वालों से बात करूंगी। इंशाअल्लाह जल्द ही हमारी मरियम की भी शादी हो जाएगी। मैंने मोहब्बत से नंद की जानिब देखते हुए कहा, मगर सास के रंग वाज़े तौर पर उड़े हुए थे। नहीं बीबी, इतना ज्यादा काम नहीं करो तुम, बस एक काम करो तो सारी उम्र का एहसान होगा तुम्हारा हम पर। सास ने बेजारी से मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा, जी बताएं क्या काम है? मुझसे जहां तक मुमकिन हो जरूर करूंगी। मरियम के लिए एक रिश्ता आया है, मगर उन लोगों ने आपको भी पसंद किया है और शर्त ये है कि वो चाहते हैं कि बड़े बेटे की शादी तुमसे हो जाए, तो फिर वो छोटे लड़के की शादी मरियम से करवा लेंगे। सास ने जितनी आसानी से बात की थी, मुझे सुनने में दुश्वारी पेश आने लगी। क्या कह रही हैं आप? मेरी शादी? मैंने तस्दीक के लिए पूछा तो सास ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तुम्हारी शादी, मगर मैं तो आपकी बहू हूँ ना। मेरी शादी तो आपके बेटे उमैर से पहले हो चुकी है, फिर आप कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकती है? गम और गुस्से की कैफियत से मेरी आवाज फटने लगी थी और पांव तले से जमीन निकल गई। आराम से बैठो, अपने बेटे से शादी भी मैंने तुम्हारी करवाई थी, इसलिए मेरे आगे ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहूँगी वही होगा। बस रात को तुम्हारा निकाह है, तुम्हें हर सूरत इस बंदे से शादी करनी होगी। फिर कल को वो मरियम के लिए बारात लेकर आएंगे तो हम मरियम को रुखसत कर देंगे, लेकिन पहले आपकी शादी उसके बड़े बेटे के साथ होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये शर्त रखी थी और मैंने उनसे हाँ कर दी थी। लेकिन अम्मा, मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। देखो बहू, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं, जो कहा है वैसा ही होगा और तुम्हारे शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम रुखसती की तैयारी करो। लेकिन अम्मा, उमैर रात को वापस आएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? अगर बिलफर्ज में आपकी बात भी मान लूँ तो यह कानूनी, शरई, अखलाकी, इस्लामी लिहाज से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं।
एक शादीशुदा औरत दूसरी शादी कैसे कर सकती है? एक निकाह पर दूसरा निकाह, इसलिए आप मुझे मजबूर मत करें। मैं जल्दी ही मरियम के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। मैंने तसल्ली से उन्हें समझाना चाहा, मगर सास के सर पर तो अजीब ही खैत सवार था। उन्हें अपनी बेटी की शादी दिखाई दे रही थी, इसको बस अपनी बेटी की फिक्र थी, मगर मेरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि वो इतनी बाशऊर होने के बावजूद मेरे निकाह पर निकाह करने की बात कर रही थी, जो कि किसी तौर पर काबिल कबूल बात नहीं थी। सास ने एक लख्त मेरा हाथ थामा और अपने कमरे में खुलते स्टोर रूम के दरवाजे को धकेलकर मुझे अंदर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अब शाम को निकालूंगी, अगर राजी हो गई तो ठीक है, वरना बगैर निकाह के ही भेज दूंगी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हो, और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी तुम? और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सास इतना बोलकर चुप कर गई, जबकि मैंने अपनी नंद की मिटमिटाती आवाज सुनी। वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब ठीक नहीं है, भाभी को ऐसे बंद मत करें। मगर इसी लम्हे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज भी गूंजी, जो सास ने मरियम को लगाया था। मरियम, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी चहेती के साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगी। इतना बोलने के बाद कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। मैं काफी देर दीवार से लगकर रोती रही। पहले तो कमरे का दरवाजा बहुत पीटा, मगर मुझे यकीन था कि बाहर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए चुपचाप किसी मुजिज़े का इंतजार करने लगी। लेकिन ये मेरी भूल थी कि आम इंसानों की जिंदगी में भी मुजिज़े होते हैं, क्योंकि इस रोज मुझे यकीन हो गया था कि मुजिज़े सिर्फ नावल और ड्रामों फिल्मों में ही पाए जाते हैं। हम आम इंसान तो सारी उम्र की किसी मुजिज़े के इंतजार में गुजार कर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। समय शाम तक वहाँ बंद रही, मगर मेरे लिए कोई भी राह फरार नहीं थी। बिला आखिर जब तक हार गई, कोई तरतीब नजर नहीं आया, तो वही दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। लेकिन कब नींद की वादियों में उतरी ये याद नहीं। कुछ देर बाद मुझे अपने बाजू पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई, तो मैंने चौंक कर आंखें खोली, मगर सामने मेरी सास अपने खर दर्रे तासुरात के साथ खड़ी थी। मुझे बेदार होते देख फौरन से बोले कि अभी 2 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है, फिर रुखसती। खबरदार, जो तुमने कोई हंगामा किया तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बगैर कोई हुज्जत किए फटाफट तैयार हो जाओ। मैं उनकी बात पर शशदर खड़ी की खड़ी रह गई। नहीं अम्मा, मैं ऐसे निकाह नहीं करूंगी। मेरे शौहर कहाँ हैं? अगर आपको मेरा निकाह करना है तो उनके सामने करे। मैं अचानक से डट कर खड़ी हो गई, मगर मेरी सास को तो गोया मेरी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तुम्हारी बहन की अभी शादी हुई है ना, क्या नाम है इसका? राहिला। हाँ, इसी की शादी थी ना पिछले महीने, और ये वही राहिला है ना जो घर से भाग गई थी। फिर इसने छप कर निकाह किया और अपने शौहर से तलाक लेकर वापस आई, तो तुम्हारे घर वालों ने ये कहकर दूसरे मर्द से निकाह करवाया। बेचारी का शौहर मर गया है, झूठ बोला आप लोगों ने। इस वक्त मुझे अपनी सास किसी जेलर से कम नहीं लग रही थी। मैं जो समझती थी कि मेरी बहन के ऐबा करतूत सारी दुनिया से छप गए हैं, तो मैं सरासर गलत थी। हम घर वाले गलत थे, क्योंकि हम अपने तौर समझ बैठे थे कि सब कुछ छुपा लिया, मगर जिन्हें इस मालूमात से फायदा हासिल था, उन्हें छोटी से छोटी तफसील का इल्म था, जिनमें सरे फहरिस्त मेरी सास शामिल थी। 1 मिनट में ही उन्होंने मेरी बहन और मेरे प्रख्चे उड़ा दिए थे। आगे कुनवा पीछे खाई वाली ज़र्ब अल मसल थी, और अगर नहीं गिरती थी तब भी नुकसान मेरा ही था। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब सास की आवाज़ दोबारा से कानों में पड़ी। अब तुम शादी के लिए तैयार हो रही हो, या मैं तुम्हारी बहन के ससुराल जाकर उसके तलाक की तैयारी करवाऊं? मैंने बहुत से आंसू हल्क में उतारते गर्दन झुका दी, जिसका मतलब वाज़ेह था कि मैं इस शादी पर रजामंद हूँ। भले ये सब मेरे लिए एक गुनाह ही था, मगर अपनी बहन का घर में किसी सूरत खराब होने नहीं दे सकती थी। वो जो कुछ कर चुकी थी उसकी सजा हमको मिल रही थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि अपने खानदान वालों के लिए तकलीफ का बाइस मैं खुद बनूं। इसलिए चुपचाप पास पड़े कीमती कपड़े और जेवरात उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। मैं बाहर आई तो सास के कमरे में ही नंद के साथ एक पार्लर वाली खड़ी थी। नंद खुल्द से आगे बढ़कर बोली, भाभी आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, मगर वो मेरी नहीं सुन रही, और भाई का भी फ़ोन बंद है।
कल से वो घर भी नहीं लूटे। अब मत तैयार हो मेरे लिए, ये सब मत करे। मुझे अपनी नंद की एक एक बात पर यकीन था, वो जो बोल रही है सच बोल रही है। ये सिर्फ सास की साजिश है। मगर अब बात नंद के चाहने आना चाहने की नहीं थी, बात राहिला मेरी बहन की थी, जिसका घर मेरी यहाँ आना जैसे एक छोटे नज़र पर अटका था। काश मेरी बहन घर से भागकर शादी न करती तो मेरे साथ भी ऐसा जुल्म न होता। ना वो घर से भाग जाती, ना उसका बॉयफ्रेंड इसको धोखा देकर तलाक देकर वापस भेजता, और ना मेरी सास के पास मेरी बहन को कोई राज होता, और ना मैं अपनी बहन के लिए ब्लैकमेल होती। मगर फिर सोचती हो ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। अब देखो ये किस्मत का खेल मुझे कहाँ ले जाता है। मेरी सास अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर रही है और मेरा गैर शरई निकाह करवा रही है। मगर खैर चुल्लू, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होती है तो क्या हुआ, कम अज कम मेरी नंद और मेरी बहन का घर तो सलामत रहेगा। इसलिए मुझे ये कुर्बानी दे लेने दो, खुद पर बोझ समझो। तुम दोनों मेरे लिए बहन की हैसियत रखती हो मरियम, इसलिए तुम दोनों को ही तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बोलते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं नम चेहरा साफ करके पार्लर वाली से बोलने लगी कि अच्छा सा मेकअप करना, अफसर दे चेहरा कोई ना देख सके। पार्लर वाली ने 2 घंटों की मेहनत के बाद ऐसा सजा समरा दिया कि मैं कुछ पल तो अपने वजूद को आईने में देखकर चाकी चुप रह गई। मैं इस कदर हुसैन थी, इस बात का अंदाजा पहले तो था मगर और एक अब हुआ था। इसलिए तो मेरी खूबसूरती देखकर रिश्ते वाली मेरी वजह से मेरी नंद को भी अपनी बहू के तौर पर कबूल कर रही थी। मेकअप करके तैयार होने के बाद मैं वही कमरे में बैठी थी जब बाहर शोर बुलंद हुआ। दूल्हे वाले आ गए थे, मगर उनकी जानिब से ज्यादा लोग नहीं थे, बस दूल्हा था और 2-4 मर्द रिश्तेदार जिन्होंने निकाह में शामिल होना था। मेरी दूसरी बारात कल 2 गाड़ियों पर आई थी और मैं कमरे में बेहिस्वन की मानिंद बैठी खुद को ढूंढने में मसरूफ थी। भला जिंदगी ऐसा मजाक भी करती है क्या किसी के साथ जो मेरे साथ हो रहा था। इस वक्त मुझे वो लम्हे याद आए जब मैं पहली मर्तबा दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल हुई थी। हम 3 बहनें ही थीं, मेरा कोई भाई नहीं था। अब्बा जफाकश थे, हर तरह से मेहनत करके हमें हलाल कहलाने की कोशिश की, मगर हलाल की आमदनी बहुत कम होती है। अब्बा एक बस का ड्राइवर था, वो बस भी अब्बा की नहीं थी बल्कि उन्हें सिर्फ बस चलाने के लिए रखा गया था, जिसकी अब्बा को माना लगी बंद ही तनख्वाह मिलती थी। अब्बा ने मेरी अम्मा को सख्ती से मना कर रखा था कि वो कोई भी कमाने वाला काम नहीं करेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी आमदनी कम हो या ज्यादा, तुम लोगों को इसी में गुजारा करना पड़ेगा। इतना भी कमजोर नहीं हो कि औरतों की कमाई पर पिलो। हमारे घर में ये उसूल सख्ती से लागू होता था कि कोई लड़की नहीं कमाएगी, क्योंकि मेरे बाप की अना खुदी और गैरत बहुत ऊंची थी। भले से वो माना 15,000 की ही नौकरी क्यों ना करता था, लेकिन अब्बा ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया भी था। ये नहीं कि गैरत के नाम पर हमेशा हमें घर बिठाया। नहीं, अब्बा ने जहाँ तक जिसका दिल किया इसे पूरी तरह से पढ़ाया। मैं 12 जमातें पढ़ी हुई थी, मेरी दरमियान वाली बहन 10 और सबसे छोटी 16 जमातें पास थी। 12 करते ही मैंने पढ़ाई से हाथ उठा दिए कि अब मजीद नहीं पढ़ सकती। उम्मी अब्बा ने भी मुझ पर जोर नहीं दिया कि मुझे पढ़ना चाहिए। उन्होंने मेरे फैसले की कदर की। फिर अम्मा ने पूछा कि अब बताओ क्या करना है, पढ़ाई तो कर चुकी। मैंने कपड़े सिलाई करने का बोल दिया। इसकी इजाज़त भी अब्बा ने इस बात पर दी कि मैं कपड़े सिलाई करके घर का खर्च नहीं चला लूँगी। हाँ, अगर हुनर के लिए सीखते हैं तो सो बिस्मिल्लाह। मैंने एक रोज़ अब्बा से पूछा, अब क्यों नहीं अम्मा हमें कमाने देते? अगर हम कमाने लग जाएं तो घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जिस पर अब्बा मुझे प्यार देते हुए बोले कि अगर मैं तुम लोगों से कमाई करवाऊं तो कल को जिस घर भी जाओगी उन्होंने भी तुमसे कमाई ही करवानी है। वहाँ फिर तुम मना नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जवाब में ये ताना सुनने को मिलेगा, मैके में बड़ा कमाती थी और अब ससुराल में बैठ कर खा रही है, यहाँ भी कमा। बेटा तुम लोग ही मेरी जान हो, मैं तुम लोगों को ऐसे दूसरों के लिए कमाई का मशीन नहीं देख सकता। जब तक मुझ में ताकत है मैं अपनी बेटियों को अपनी बिसात के मुताबिक कमा कर दे सकता हूँ, लेकिन बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तुम तीनों सिर्फ अपने शौक पूरे करो, जो दिल चाहे खिल कर करो। इस रोज़ मुझे इल्म हुआ कि मेरा अब्बा बड़ा अजीम आदमी है। मैंने कपड़े सिलाई करना सीख लिए। इसके बाद भी कढ़ाई की क्लास में दाखिला ले लिया, यानी मैं फारिग नहीं बैठी, हुनर पर हुनर सीखती रही।
फिर अब्बा ने ही एक रोज मुझे पास बिठाकर कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बाद 2 बहनें और भी बैठी हैं, तो मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मेरा बाप अनपढ़ था, लेकिन इसे ज़माने की इतनी समझ थी कि पढ़े लिखे बाप भी अपनी औलादों से ऐसे पेश नहीं आते थे जितनी अकीदत से वो हमसे बात करता था। मैंने अब्बा के फैसले पर सर झुका दिया। वैसे भी मुझे शादी करनी थी, तो फिर देर किस बात की करती। सो मेरे लिए रोज नए नए रिश्ते आने लगे। हम सिर्फ चाय का इंतजाम ही करते थे, किसी को हम पसंद आ जाती तो कोई मेरे अब्बा को पसंद नहीं आता था। वो मेरे लिए शायद किसी शहजादे की तलाश में थे, मगर शहजादे हर किसी को तो नहीं मिलते। ऐसे ही एक रोज अब्बा को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उसकी जान ना बच सकी। ये बात हम तीनों बहनों और मेरी अम्मा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अब्बा ही तो वाहिद सहारा थे हमारा। वो अब्बा नहीं बल्कि दोस्त थे। ऐसे में उनका हमेशा के लिए चले जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर गया। लेकिन फिर मेरे पास हुनर था। मेरी अम्मा भी कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती थी, मेरी दरमियान वाली बहन भी ट्यूशन वगैरह लेती। सो हम सब औरतों ने मिलकर ही घर का खर्चा और निज़ाम चिल्लाना शुरू कर दिया। कम मिलता आज ज्यादा वो हम इज्जत से बैठकर अपने घर में कमाने वाले हो गए थे। इसी कमाई से हमारे घर का 2 वक्त का खाना बनने लगा। अबू की वफात की वजह से मेरी मंझली बहन ने पढ़ाई रोक दी। इसी वक्त छोटी बहन राहिला 12 क्लास में थी, मगर इसे पढ़ना था मजीद। वो अपनी पढ़ाई नहीं रोकना चाहती थी। सो अम्मा ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी हर ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दी और जहां हम 5 घंटे काम करते थे वहां 7 घंटे काम करने लगे। कि अब्बा की यही ख्वाहिश थी मेरी बच्चियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर जिए, उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। सो इसी तरह अब्बा की वफ़ात को 6 माह गुजर गए। घर भी चल रहा था, मगर इसी दौरान मेरे लिए उमैर का रिश्ता आ गया। अम्मा ने बहुत मना किया कि अभी उनके अब्बा को दुनिया से रुखसत हुए बड़ा कलील वक्फा गुजरा है, तो मैं कैसे रिश्ते तय कर दूं। मगर मेरी सास की जिद थी, जो भी है हमें यही रिश्ता चाहिए, चाहे अब जहेज भी ना दें, 2 जूड़े भी ना थमाए, मगर मुझे आपकी ही लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए। और बिला आखिर उनकी इस जोरदार जिद का नतीजा ये निकला कि अगले ही माह मेरा सादगी से निकाह हो गया। मैं उमैर की दुल्हन बनकर उनके घर गई। वहाँ आते ही मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। मेरी सास निहायत सख्त औरत थी। सो मैं हमेशा उनके बताए कवानीन के मुताबिक चलने की कोशिश में हलकान होती रहती, मगर फिर भी कभी उन्हें खुश नहीं कर पाई। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर मेरी फूटी किस्मत में जितना उन्हें खुश करने की कोशिश करती, वो इतना ज़्यादा ही नाराज़ हो जाती। उमैर मुझे सपोर्ट करते थे, मगर वो जब काम पर जाते तो मुझे सास के उकाब का निशाना बनने से कोई नहीं रोक सकता था। उमैर को अगर मैं अपनी सास की शिकायत लगाती तो वो नर्म लहजे में कहते, यार सब्र करो, बर्दाश्त करो, अम्मा हमेशा तो नहीं रहेंगी हमारे साथ। सो जितनी उनकी ज़िंदगी है उन्हें खुश कर दो, ताकि वो इस दुनिया से अपनी औलाद के हाथों खफा है कर ना जाए। मुझे अपने शौहर की बात भी मंतिकी लगती थी, सो मैं हमेशा उनकी बात पर सर झुका लेती। लेकिन यहाँ मेरी गलती थी। मुझे पहले दिन से ही अपने हक के लिए डट कर जाना चाहिए था, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी मेरी औलाद नहीं हुई, तो मेरी पोजीशन पूरे ससुराल के सामने बड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करती, मगर सास मुझे बांझ होने का ताना मार देती, जिससे मैं अपने आप में ही किट कर रह जाती। मगर उमैर मेरा हौसला बढ़ाते कि नहीं, एक दिन हमारी औलाद ज़रूर होगी, देखना तुम, बस अभी हमारे नसीब में नहीं, लेकिन एक दिन तुमसे सब खुश होंगे और तुम अपने बच्चों की भी अपने जैसी अच्छी तरबियत करोगी। उमैर के जुमले मुझे वक्ती तौर पर तो सुकून दे देते थे, लेकिन फिर बाद में सास कोई ऐसी वैसी बात छेड़ देती जो मेरे लिए बाइस अजियत होती। लेकिन मैं अपनी सास की एहसानमंद थी, जिसने बगैर जहेज के मुझे यतीम लड़की को अपने बेटे की बीवी बनाया था। यही सोचकर मैं उनकी अपनी हिम्मत से बढ़कर खिदमत करती थी, लेकिन उन्हें शायद इज्जत और खिदमत रास नहीं आई। तभी मेरे साथ ये कुछ कर दिया। मेरी नंद मरियम बहुत मोटी थी और सास इसकी शादी जल्दी करना चाहती थी, और सास इसकी शादी की वजह से अक्सर परेशान रहा करती थी। एक रोज सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अपनी कोई अच्छी 2-4 तस्वीरें ला दो। मैंने वजह पूछी तो पहले सास ने कहा, तस्वीरें ला दो, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सो उनके हुक्म की तामील करते हुए मैंने अपनी 3-4 तस्वीर उन्हें दे दी।
जिस पर सास बोली कि तुम जानती हो मरियम का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सोच लिया ये दुनिया सीधे लोगों के लिए बनी ही नहीं। क्या मतलब है आपका? मैंने पूछा। हाँ, सास को इसी वक्त होश आया कि मैं अभी उनके कमरे में मौजूद हूँ, जिस पर बोली, अभी इसी वक्त कमरे में जाओ और इतना ही काम किया करो जितना करने को बोला जाए। आइंदा मजीद सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। मैं कंधे उचक्का कर वापस आ गई। कुछ दिन तो इस बारे में सोचा था आखिर सास ने तस्वीर क्यों मंगवाई, मगर फिर 3-4 दिनों में ये बात मैं भूल गई। मुझे नहीं इल्म कि इसके बाद क्या कार्रवाई हुई या क्या नहीं हुई, लेकिन मैंने एक बात साफ महसूस की कि मेरी नंद मुझे जब फारिग देखती मुझसे बात करने चली आती थी। इसके अंदाज वतवार से लगता था वो मुझसे कोई बाहम बात करना चाहती है, मगर मेरी सास की निगाहें चील की मानिंद थी। वो जैसे ही मरियम को मेरे करीब देखती झट इसे कामों में उलझती थी और अक्सर इस बेचारी को डांट पड़ जाती कि क्यों तुम उसके पास जाती हो जब तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। मगर मरियम बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की, सबसे बढ़कर वो मुझे अपनी बहनों की मानिंद अजीज थी। मैं चाहकर भी इसे सास की मानिंद नापसंद नहीं कर सकी। कभी एक रोज सास ने बुलाया और कहा कि मरियम से दूर रहा करो। इस रोज बिला आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा ही लिया कि अम्मा क्या हो जाता है अगर मरियम मेरे पास कुछ घड़ी रुक जाए। मैं तो इससे अपनी बहनों की मानिंद ही चाहती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। इस बात पर सास तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर बोली कि बीबी अपनी बच्ची को तुमसे ही नहीं तुम्हारे मनहूस साए से दूर रखती हो। तुम्हारी तो औलाद है नहीं, कल को मेरी बच्ची पर कहीं अपने साए ना छोड़ देना, और ये भी फिर ससुराल में बैठी ताने खाती रही। वो पूरी रात में रोती रही। नहीं सोई उमर की रात